नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 72वीं बीपीएससी को देखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच चुके थे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है क्षेत्रीय राज्य, जिसमें से पंजाब और मैसूर को मुख्य रूप से हम चर्चा में लाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। 10 प्रश्न लाएंगे, मिलकर के समाधान करेंगे और फिर मैं एक प्रश्न आपको दूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देते आए हैं। अब चलिए, उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक ऑफर है। चूंकि न्यू ईयर आने वाला है तो निश्चित तौर पर तोहफा तो आपको चाहिए। तो संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको फी में छूट दे करके एक तोहफा दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 3 जनवरी 2026 तक के रहने वाली है। 25% ऑफ है विभिन्न कोर्सेज में। मोर देन 10% देखेंगे तो वह एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। जैसे कि हम बीपीएससी की ही चर्चा करते हैं, बीपीएससी का देखेंगे साथियों, जो 50,000 का फी हुआ करता था वह आपको इस ऑफर के दौरान केवल और केवल 8,999 में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूपी पीसीएस 15,000 में केवल, और एमपी पीएससी जो है वह 8,999 में। और इसके अलावा एमपीपीएससी का चूंकि प्रीलिम्स का अभी शेड्यूल जारी किया गया है तो प्रीलिम्स टारगेट 2026 केवल 3,999 में और आरएएस का भी 8,999 में। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर या वेबसाइट पर विजिट करना है। सही से जानकारी फिर ले लीजिए और अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा के अपने आप को न्यू ईयर पर एक तोहफा दीजिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। एसडीएम और डीएसपी बनने के सपने को साकार कीजिए। चलिए अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर। क्षेत्रीय राज्य की हमने चर्चा किया और उसके तहत मैंने कहा कि पंजाब और मैसूर को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राज्य पंजाब की। जब हम पंजाब की बात करते हैं साथियों तो एक नाम हमारे जहन में सबसे पहले कौंधता है और वो है महाराजा रणजीत सिंह। शायद ही कोई एक व्यक्ति होगा जिनको इनके विषय में ना पता हो, क्योंकि इतना दिलेर व्यक्ति पंजाब की धरती पर क्या पूरी दुनिया में कभी कभी जन्म लेता है। महाराजा रणजीत सिंह के विषय में सबसे पहले समझते हैं। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ पूछा जाता है तो यहां ध्यान रखना है। लेकिन जो ज्यादा प्रश्न मैंने देखा है बनता हुआ पीसीएस में फैक्चुअल, वो इनका राजनीतिक उपलब्धि जो है वो रहता है। खास करके जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं वहां से तो पूछा ही जाएगा, और जो लोग आरएएस देंगे उनके लिए भी बहुत जरूरी ये हो जाता है। अब इनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या है देखिए। 1798 में अफगान शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें जो है वो कहाँ गिर गई? चिनाब नदी में गिर गई। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने आक्रमण किया और तोपें कहाँ पर गिरी, किस नदी में गिरी, तो चिनाब नदी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रंजीत सिंह जो है इसे वापस भिजवाया और जमान शाह ने लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति यहाँ पर इन्हें दे दिया। 1799 में लाहौर पर अधिकार कर उसे अपना राजधानी ये बनाते हैं। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का सूबेदार भी मान लिया। 1802 में अमृतसर को भंगी मिसल से जीत लिया और 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा पर विजय प्राप्त की। ये सब जगह आप जानते हैं ना, जैसे मुल्तान है, मुल्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसके अलावा पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। खैबर पख्तूनख्वा एकदम पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर चले जाइए, जो अफगानिस्तान से टच होता हुआ है वहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जगह को इन्होंने अपने में मिलाया, इनफैक्ट कश्मीर को भी। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर महाराजा रणजीत सिंह के विषय में आप नहीं जानते हैं तो आप पंजाब के विषय में फिर कुछ नहीं जान रहे हैं, क्योंकि इतना दिलेर व्यक्ति, इतना दिलेर योद्धा जो है कोई कोई होता है। 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि भी इनकी होती है, क्योंकि अमृतसर भी भंगी मिसल से इन्होंने जीता था, 1802 में अपने साम्राज्य में बिताया था। तो क्या आखिर इनकी शासन शैली रहा, किस तरह से व्यवस्था इन्होंने किया कि जहां भी ये जाते थे, युद्ध लड़ते थे, वो जीत के ही आते थे, आखिर क्या था? सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन्हें एक शासक के तौर पर, योद्धा तो माहिर थे ही, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी ये बहुत जबरदस्त हुआ करते थे। इनकी शासन प्रणाली को लेकर के बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। इन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए
उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। चूंकि इनकी एक आंख जो है कहा जाता है कि उसकी रोशनी चली गई, तो एक ही नज़र से, एक ही आंख से देखते थे, तो इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं, तो इसलिए एक ही आंख मेरे पास बचा है। अहमद शाह अब्दाली के वंशज शाह शुजा ने उन्हें कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अब समझ में आया कि मैं बार बार क्यों कह रहा था कि आपको इनका नाम तो पता होना चाहिए, क्योंकि आज जो हम कोहिनूर हीरा की बात करते हैं ना, हीरा में भी कोहिनूर, तो वो कहां से आया था? यहीं पर महाराजा रंजीत सिंह के पास था। और वो कहां से दिया गया? तो अहमद शाह अब्दाली का वंशज शाह शुजा ने इनको दिया था। मृत्यु और उत्तराधिकारी कैसे रहा? 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनके पुत्र होते हैं खड़ग सिंह। खड़ग सिंह जो है सिंहासन पर बैठते हैं और जिसे इन्हें जो है पूरी तरह से कहा जाता है कि इन्हें अफीम खाने की बहुत बुरी लत रहता है। समय के साथ निश्चित तौर पर पंजाब में फिर अराजकता का माहौल देखने को मिलता है। दरबार में दो प्रमुख विरोधी भी मौजूद विरोधी दल होते हैं। एक है संधावालिया सरदार, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम चैत सिंह, अतर सिंह, लैना सिंह और अजीत सिंह है। दूसरा है डोगरा बंधु, जिसमें ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चिचियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को होता है। ये महत्वपूर्ण है। चिचियावाला का युद्ध जो है वो पूछा जाता है आपसे, इसका जो है टाइमलाइन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ फैक्ट जो बराबर पूछे गए हैं वो मैं यहाँ दर्ज कर दिया हूँ, जिससे में देखेंगे कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो वह लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया। इसके अलावा सिख सेना का नेतृत्व किसके द्वारा, तो वह शेर सिंह के द्वारा। और गवर्नर जनरल उस समय का कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, चिचियावाला युद्ध, ये भी पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध में किसी की भी हार या जीत नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो है ये टिक लगा के धूमधाम से आते हैं कि इसमें सिख सेना का जीत हो गया, कुछ लोग अंग्रेज सेना का जीत मानते हैं। नहीं, इतिहासकारों ने ये कहा है कि यह युद्ध जो है और निर्णित ही समाप्त हुआ, किसी की भी हार या जीत इसमें नहीं बताई जा सकती है। ठीक है, अब एक टॉपिक मैं देखा हूं जहां से सिख वाले में पूछा जाता है, वह है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक महाराजा दलीप सिंह। ध्यान दीजिएगा, वह 1843 से 1849 कार्यकाल होता है। सिख धर्म छोड़ करके ईसाई बन जाते हैं और फिर रूस की यात्रा भी इनके द्वारा किया जाता है। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब अंग्रेजों में विलय होता है। पेंशन के साथ इनको पेंशन दिया जाता है और क्या कहा जाता है कि आप ब्रिटेन रहिए, वहीं भेज दिया जाता है। इनका जो है निधन अक्टूबर 1893 में होता है और पेरिस में, और जो अंत्येष्टि यानी कि आखिरी जो इनके जो यात्रा होती है वह इंग्लैंड में संपन्न होता है। ठीक है, अब इन्हीं के दौरान ब्रिटिश प्रशासन किस तरह से रहता है उसे समझ लीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन के लिए 3 सदस्यों की एक परिषद, एक काउंसिल का निर्माण किया, जिसमें अध्यक्ष रहता है सर हेनरी लॉरेंस। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। इसके अलावा मेंबर रहते हैं इसमें 2, एक मेंबर रहते हैं जॉन लॉरेंस और दूसरा जो है चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। ये 2 मेंबर होते हैं। 3 सदस्य रहता है इस परिषद में 1849 में पंजाब प्रशासन के लिए, और किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये ध्यान रखना है। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं कुछ युद्ध को लेकर के, जिसमें हम मैसूर के साथ देखेंगे, यानी कि अंग्रेज और मैसूर का। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने शुरुआत में कहा था कि पंजाब और उसके बाद पंजाब के कुछ चीजों को देखने के बाद मैसूर को भी हम लोग देखेंगे। तो मैसूर के विषय पर अब आ जाते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण चीज है उसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आंग्ल मैसूर युद्ध हमेशा ही प्रश्न में पूछा जाता है और इसमें कई सारे युद्ध रहा। उसमें आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी पूछा जाएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी पूछा जाता है, तृतीय आंग्ल मैसूर होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो 1799 में हुआ। ये सारी चीजें मुख्य 4 जो मैं देखा हूं कि अगर, हालांकि पूछने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्यतः इस टॉपिक से जो प्रश्न आता है मैसूर को लेकर के, उसमें ये 4 युद्ध ही होता है। इस युद्ध के अंतर्गत ही बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा और कुछ चीजें प्रश्न के माध्यम से बता दूंगा, उससे आपका काम चल जाएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अब देखिए पहली चीज ये हो गया कि ये कब हुआ, प्रश्न यहीं पर पहला प्रश्न बन गया। पीसीएस के लिए पर्याप्त है कि 1767 से 69, तो पहला प्रश्न। अब दूसरा पूछा जाता है इसमें विजेता कौन रहा, तो ये हैदर अली जीते हैं। अब यहीं पर है, यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं और कहते हैं कि भाई अंग्रेज जीत गया, ब्रिटिश जीतता है। नहीं, यहां पर मैसूर के तरफ से हैदर अली को विजय प्राप्त होता है और उस वक्त अंग्रेज गवर्नर होता है वेरेल्स्ट, और समाप्ति इस युद्ध की 4 अप्रैल 1769 मद्रास की संधि से। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के से समाप्त होता है, मद्रास की संधि। कब ये इस तरह से देखिए, एक ही स्लाइड है,
1 2 3 4 5 6 प्रश्न यहां पर बनता है। तो इस तरह से अब देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पर आते हैं 1780 से 84 के बीच। हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ यहां पर मोर्चा बनाया। अब ध्यान रखना है, यह पूछा जाएगा कि कौन कौन था। देखिए वर्सेज क्या है, इसको ऐसे समझिए, एक तरफ अंग्रेज, दूसरे तरफ क्या है, हैदर अली, निजाम और मराठा, ये तीन एक तरफ, ठीक है, और इधर अंग्रेज, ये मिलकर के युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। जुलाई 1780 कर्नाटक पर आक्रमण होता है। 10 दिसंबर 1780 पोल्लीलूर युद्ध में कर्नल बेली पराजित हो जाता है। 1781 की अगर बात किया जाए, पोर्टो नोवो 1 जुलाई पोल्लीलूर सोलिंगुर में अंग्रेजों द्वारा मुकाबला होता है। 7 दिसंबर 1782 हैदर अली का निधन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, ये वाला ध्यान रखिएगा। और आक्रमण कब होता है, और ये तीसरा पॉइंट, ये मार्च 1784 मंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त होता है, ये महत्वपूर्ण है। राजधानी कहां पर रहता है, श्रीरंगपट्टनम। फ्रांस और मैसूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रहता है, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि फैक्ट ही पूछा गया है, बाकी कुछ भी नहीं पूछा गया है इसमें, इसीलिए मैं आपको कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा भी दे देता हूं कि हो सकता है कुछ अल्टरनेटिव पूछ दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1790 से 92 के बीच होता है। समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में होता है। अंग्रेज की तरफ से प्रतिनिधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया जाता है, और मैसूर की तरफ से प्रतिनिधि जो है टीपू सुल्तान, काफी ज्यादा चर्चा में रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे 1799 में, तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए यहाँ पर मारे जाते हैं कैद। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में फिर क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। और इस वक्त अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ऑर्थर वेलेजी और स्टुअर्ट के द्वारा किया जाता है। मैसूर पर विजय के बाद कृष्णराज को गद्दी पर बिठाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें देखिए, हर एक युद्ध में कुछ एक दो फैक्ट मिलेगा, और यहीं से प्रश्न बनता है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब चलिए जरा एक बार टेस्ट करके देख लें कि कितना हम लोग पढ़े हैं, कितना आपको याद है। तो चलिए यहां पर आते हैं। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, अब लॉजिक लगाइए, यहां पर क्या सम्मिलित था, क्या वह दिल्ली सम्मिलित था, इसके अलावा काबुल सम्मिलित था, मकराना सम्मिलित था, या फिर श्रीनगर, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान है, मैंने लिस्ट बताया था कि 1818 ईस्वी में मुल्तान आ गया था। कश्मीर कब आया था, 1819। तो कश्मीर की ही तो राजधानी आज श्रीनगर है। श्रीनगर कहाँ पे है, कश्मीर में। तो ऐसे लॉजिक इसीलिए लगाना है। पेशावर 1834 में आया था। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा की कहानी मैंने बताया था, ये सब उनके समय था। मकराना काबुल दिल्ली नहीं है, ध्यान रखना है। तो डी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। इस तरह से आपको जो है समझ करके चीजें पढ़ना है। अब आगे चलिए, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। चलिए अब इस टॉपिक पर आइए, इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए। लाहौर, पाटियाला, अमृतसर और कपूरथला। आपको ध्यान है मैंने आपसे क्या कहा था कि किस तरह से लाहौर पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। 1798 की कहानी मैंने आपको बताया था कि 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था कौन, जमान शाह। जमान शाह पंजाब पर आक्रमण करता है, वो वापस जाता है तो उसका तोप गिर जाता है। कहानी याद आ गया, कहां पर गिरता है, चिनाब नदी में। कौन इस तोप को निकालते हैं नदी से, महाराजा रणजीत सिंह। क्या करते हैं, वापस भिजवा देते हैं, संबंध बेहतर हो जाता है। तो जैसे ही ये होता है तो जमान शाह क्या कहता है कि भाई साहब आपने बहुत बढ़िया काम किया, हम आपको लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही ये प्राप्त होता है 1799 में रंजीत सिंह तत्काल लाहौर पर क्या करते हैं, अटैक करके अधिकार में कर लेते हैं और उसे अपनी राजधानी बना देते हैं। साथियों कब बनाया गया, 1799। पूरी कहानी अगर याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, इसी में तोप गिरा था जमान शाह का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। देखिए यहां पर जो जगह है लाहौर, राजधानी कहां है, राजधानी कहां बनता है, लाहौर। तो जाहिर सी बात है लॉजिक लगाना है, क्योंकि इनकी न्याय व्यवस्था बहुत कठोर माना जाता है। राज्य की सर्वोच्च जो अदालत है उसका नाम है अदालत आला, ठीक है। ये जो अदालत आला है ना, एक तरह से समझ लीजिए जैसे आज सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, ऐसा ही रहता है। तो राजधानी लाहौर है, तो कहाँ रहेगा सुप्रीम कोर्ट। आज देश की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली। मामला समझ में आ गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम आज के समय बोलते हैं, ऐसे उस समय प्रधान न्यायाधीश हुआ करते थे, और महाराजा रंजीत सिंह स्वयं इस
अदालत आला के प्रधान न्यायाधीश हुआ करते थे। ये अगर आप फैक्ट्स आपसे पूछा जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब चौथे पर चलते हैं। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह जी के विषय में मैंने अभी आपको बताया था, निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? ये आपसे पूछा गया है कि सही है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, यही सही है। नासिक में नहीं होता, इंग्लैंड में होता है। कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ दिया था, ईसाई धर्म अपना लिए थे। वह कभी भी रूस नहीं गए थे, नहीं, रूस की यात्रा पर वो गए थे। ईसाई धर्म अपनाने के बाद रूस की यात्रा पर गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला ही ए विकल्प हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सिंपल है, कहानी पता है तो काम बन जाएगा आपका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन, अच्छा कौन पूछा गया, यानी कि हमसे नाम पूछा गया कि किस व्यक्ति ने किया। मामला इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। इधर क्या है, 1700 है ना? हाँ, 1755 हमें टाइमलाइन दिया गया। सोचिए, 1755 के आसपास चल के सोचते हैं और जगह बताया गया। ठीक है, डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। ठीक समझ में आ गया। चलिए, अब इस चार में आप लोग देखिए कौन सा सही लगता है। नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का, कृष्णराज, और कौन हो सकता है? देखिए यहाँ पर मैसूर, लॉजिक लगाइए, तुरंत लॉजिक लगाइए, टाइमलाइन में जाइए, और कौन हो सकता है? हैदर अली। तो हैदर अली के द्वारा ही यहाँ पर चूंकि विजय ही प्राप्त किया गया था मैसूर सेना के द्वारा, तो ये हैदर अली यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। समझिए यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि कहां पर हराया था, लोकेशन पूछा जा रहा है। टीपू सुल्तान के द्वारा ब्रिटिश सेना को हराने की बात की जा रही है। क्या वो हैदराबाद में, पोलीलूर में, सेरिंगपट्टन में, या फिर निजामाबाद में? ये आपसे पूछा जा रहा है, हमने पढ़ा है पोलीलूर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ेंगे तो 7वां पर चलेंगे। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। अब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने देखा है, अब इसी टाइमलाइन के आधार पर है, तो बेगम समरू के विषय में पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़ा बता दे। इनका कार्यकाल अगर देखेंगे तो मतलब ये पूरा एक देखा जाए तो 1750 से 1836 ईस्वी के समय रहे, और एक बहुत ही प्रसिद्ध चर्च का सही में इन्होंने निर्माण करवाया था। वह निर्माण जो है इसमें दिया है क्या, मेरठ रख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आजकल है, तो मेरठ के निकट ये हुआ था। मेरठ के निकट एक जगह पड़ता है सरधना, तो यहां पर इसका निर्माण कराया गया था। अगर मान लीजिए मेरठ ये सरधना ना दे, मेरठ दे, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, फिर सही जवाब मेरठ के साथ जाइएगा। ठीक है, जो विकल्प में हो ना, जो मोस्ट सुटेबल आपका ऑप्शन हो उसके साथ जाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था, यानी कि भारतीय शासक हमारे विषय में यहां हमें ये जानना है, प्रश्न है, जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? अब ध्यान दीजिए, जैसे आजकल दूतावास होता है ना भाई, भारत का दूतावास कहीं है, ऑस्ट्रेलिया का दूतावास न्यू दिल्ली में है, तो ऐसे ही यहाँ पर पूछा गया कि कौन शासक था जो आधुनिक पद्धति के हिसाब से, वो एक ही व्यक्ति हो सकता था। और आज भी बड़े सम्मान से इस बात को लेकर के चर्चा किया जाता है। अपनी विदेश नीति के लिए, अपनी जो सेना के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत जाने जाते हैं, वह एक व्यक्ति है, और कौन हो सकता है? टीपू सुल्तान हो सकता है। गजब का काम टीपू सुल्तान की फॉरेन पॉलिसी, टीपू सुल्तान की फॉरेन पॉलिसी को आज भी दाद दिया जाता है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ये पूछा जा चुका है दरअसल, ये ध्यान रखिएगा। आपको मैंने युद्ध बताया था, देखिए युद्ध से ये प्रश्न है। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे। अब देखिए, अब हमने इसीलिए चारों युद्ध आपको बता दिया, उसमें बहुत फैक्ट बन रहे हैं, उसी से प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ युद्ध का चर्चा नहीं किया। लेकिन अगर केवल आपको ध्यान हो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, और वो टाइमलाइन आप जाएंगे तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। उसी दौरान लड़ते हुए ये अंग्रेजों के द्वारा मारे गए थे। मामला क्लियर हुआ? ये चीजें यहां पर समझने की। 10वां में, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, उसका नाम क्या था? ये पूछा गया है। 4 विकल्प आपको यहां दिया गया है, कैप्टन पोपहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडडॉड। बी विकल्प होगा सर आयरकूट। देखिए 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से होता है, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया, और वो समय हुआ करता था 1781। क्या होता था? 1781 का मेरे ख्याल से जुलाई का समय था। हाँ, जुलाई की पहली तारीख ही थी, तो जुलाई में 1781 में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। अब चलिए एक प्रश्न आपके लिए, रंजीत सिंह किस
मिसल से संबंधित थे। मैंने अभी समझाया था, बताया था आपको, पहला ही फैक्ट यही बताया था। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। बाकी आप लोग को लेक्चर कैसा लगता है, क्या और अपडेट करके दिया जाए, और लेक्चर को देखते चलिए। 72वीं बीपीएससी में अभी से लग जाइए, तभी काम बनेगा। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।